हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन यानी जंगल, वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, हमेशा की तरह इस चैप्टर को भी हम कहानी से शुरुआत करते हैं। नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। लेप्चाओं यानी जनजाति। ओहो नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। यानी यहाँ पर व्यक्ति और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रहा है। स्रोत: पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया लोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। तो यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोन से लेकर वट वृक्ष यानी होता है बरगद का पेड़, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जो जीव हैं, जो जीवधारी हैं, वो एक साथ रहते हैं। और ये जो पूरा आवास स्थल है जिस पर हम रहते हैं, यहाँ अत्यधिक जैव विविधताओं यानी अलग अलग प्रकार के जीव से ये भरा हुआ है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यानी इसके उदाहरण है कि वायु जिससे तो हम सांस लेते हैं, और जल जिसको हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है। तो इसके बिना हमारा जीवित यानी हम है वो जीवित नहीं रह सकते। और पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी हैं, इसका पुनः सृजन है वो करते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका ये सब है वो निभाते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल जनजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं की जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं, यानी अगर आप आसपास देखते हो तो आप पाएंगे, तो आप जानेंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव है वो निवास करते हैं और भारत है वो विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है जैव विविधता के अंदर। और यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों, वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं, यानी इतने उलझे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। क्रियाकलाप: अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वय संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इसमें से कई उपजातियों तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। यानी हमारा अनुमान ये कह रहा है कि भारत के अंदर 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी है वो लुप्त होने जा रहे हैं, यानी इन्हें लुप्त होने का खतरा
है और इसमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। तो इनमें से चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और हुबरडिया, हेप्टा, न्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन, यानी भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, यानी अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, वह प्रचलित कर देने वाली बात है। तो देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। संघन वन 1202%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 के संघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्रों में ये वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है सामान्य जातियां। तो सामान्य जातियों में कौन कौन सी जातियां आती है? तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोटेट्स इत्यादि। अब है संकटग्रस्त जातियां। तो संकटग्रस्त जातियों में कौन कौन सी आती है? तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो जिन विषय परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गद्दा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, शगाई, मणिपुर हिरण इत्यादि इस प्रकार की ये जातियों इसके उदाहरण हैं। वह सुभेद जातियां। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब है दुर्बल जातियां। तो इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या सुभेद है, को प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अब है स्थानिक जातियां। प्राकृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब है लुप्त जातियां। तो लुप्त जातियां कौन कौन सी है? तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं और ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। तो ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख ये शामिल हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया, यानी जो एशियाई चीता है वो कहाँ चला गया है? तो भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किमी प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक कान के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। यानी 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं और भारत में तो ये जाति बहुत पहले यानी 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। ये वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक हास हुआ यानी लोस हुआ? यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे यानी आप चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तन कर दिया।
चित्र संख्या 2.2 के अंदर आप देख सकते हो कुछ लुप्त, दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियां हैं जिसको इस इमेज के अंदर है वो दर्शाया गया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों एवं वन्य जीवन से ही प्राप्त होते हैं। यानी हमें जो लकड़ी है, छाल है, पत्ते हैं, रबड़ है, दवाइयाँ हैं, भोजन है, ईंधन है, चारा है, खाद, ये सब कुछ है वो वनों और वन्य जीवन से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों की सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारक में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26.200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लेश और वन खेती के चलते वनों की कटाई निम्नीकरण हुआ है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? यानी हमारे कुछ उदाहरण, यानी हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान है वो हुआ है। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी जो बड़ी विकास की जो परियोजनाएं जो चली जा रही हैं, यानी बड़ी जो विकास की जो परियोजनाएं हैं उनके कारण भी वनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और ये प्रक्रिया है वो अभी तक भी जारी है। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई प्रजातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है। यानी बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए जो लकड़ी कटाई है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः हम पेड़ों की टहनियाँ काटकर ही वो की जा सकती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वृक्ष, वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पैदा करते हैं। हिमालयन यव संकट में, यानी हिमालयन यव यानी चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। तो इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश,
जंगली जानवरों को मारना, आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25। आप इस इमेज में देख सकते हो शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए और छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और इन 5% लोगों को पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हो कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। यानी भारत के जो वन है वो आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं और 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है और 70% जलधारीय जल क्षेत्र प्रदूषित है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कंगार पर पहुंच गई है। क्रियाकलाप, क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी है जिसमें जैव विविधता कम होती है? पर इस पर एक टिप्पणी लिखें और गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल, अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं को ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार है वो बढ़ता जा रहा है और इस बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की अपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण और सीधा पर्यावरण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और अतः ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। यानी जो वन है और वन्य जीवन है वो मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अतः ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति है वो अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साथी संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 के अंत से 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के
बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर है वो दिया गया है। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु आहार स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। तो इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। तो इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावण और हिम तेंदुआ आदि शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। आप चित्र संख्या 2.4 के अंदर देख सकते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गेंडा और हिरन। तो गाइज, इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और जो बचा हुआ है वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।